नमस्ते जी, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे छोटे बहन-भाई बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। सभी का स्वागत है, बहुत-बहुत स्वागत है हृदय की गहराइयों से। देखिए सभी लोग क्लास में आ जाएँगे और फिर हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। जी, जो साथी आ गए हैं प्लीज़ एक बार बताएँगे कि भई हाँ, हम क्लास में आ चुके हैं, जिससे कि फिर देखिए हम आपके नाम का संबोधन करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ा सकें। शिव भगवान तिवारी जी हैं, रविंद्र सैनी हैं, प्रिया जी हैं, चित्रांगदा पाल हैं, कुलदीप कुमार हैं, रुद्र यादव हैं, सलोनी त्रिपाठी हैं और अग्निवेश गुप्ता है, अनुज यादव है। यहाँ तक मुझे कमेंट दिखाई दे रहे हैं, मुझे थोड़ा-सा नीचे करना पड़ेगा, ठीक है? और फर्दर आपके कमेंट देखने के लिए, ओके? अब मुझे सभी के कमेंट दिखाई देने लग गए। कोमल सिंह और खुशबू है, विवेक कुशवाहा है, संजना परिहार है, शुभम विश्वकर्मा है। जी, नमस्ते जी। चलिए। मैं 2 से 3 सवालों के आपके जवाब दे देता हूँ इस क्लास की शुरुआत में जिससे कि आप बार-बार ना पूछें। सबसे पहले 1, 2, 3 दिन देखिए आपकी क्लास ऑफ रही हो, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि सर क्लास ऑफ क्यों रही? तो भैया एलटी ग्रेड ठीक है, यूपी में एक वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जिससे कि लेक्चरर बनते हैं। क्लियर है? तो उस वैकेंसी के लिए ठीक है, एसएसटी विषय जो है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो सब कुछ ठीक है, मैं पढ़ा रहा था। उसका एग्ज़ाम है 17 जनवरी को, तो उसके लिए मैराथन क्लासेस चल रही थी और इन मैराथन क्लासेस ने स्थिति मेरी कैसी कर दी कि जब आपकी क्लास में लेकर गया था, जो लास्ट आपकी क्लास थी, उसमें आपने मुझे देखा होगा और फिलहाल जिस क्लास में मैं आया हूँ, ठीक है, मैराथन कंप्लीट करके वापस से, तो इस क्लास में आप मेरी स्थिति देख रहे होगे कि कैसी है, ठीक है? तो ये बहुत लगातार ठीक है, मेहनत करने का नतीजा ये है, ठीक है? सतत रूप से ज़्यादा मेहनत करने तो इसमें मेरी तबीयत भी खराब हो गई। देखिए, आज मैं वास्तव में ऑफ लेना चाहता था, लेकिन मुझे कल 102, 103 फ़ीवर रहा। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप लोग बहुत परेशान हैं, तो मैंने आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो देखा, वहाँ पर आपके मैसेजेस के रिप्लाई किए और फिर मैं आज मैं क्लास लेकर ठीक है, आप लोगों के लिए आ गया। बहुत धीरे-धीरे आराम से आज मैं पढ़ाऊँगा, बहुत एनर्जेटिक आज मैं हूँ नहीं, ठीक है? नंबर फर्स्ट, तो क्लास नहीं हो पाई एलटी ग्रेड की क्लासेस की वजह से वहाँ पर मैराथन लगी थी। केवल जिन दिनों मैराथन थी, उन्हीं दिनों आपकी क्लास नहीं हुई, बाकी के ठीक है, मैंने आपकी कंटिन्यू क्लास ली है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा ठीक है, आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिखाऊँगा, पीवाईक्यूज़। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि साहब एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आते हैं यहाँ से इस विषय से। तो आप लगातार ये डिमांड करते हैं कि सर ये भी बताइए कि एग्ज़ाम में किस लेवल के प्रश्न आते हैं, किस तरह के? तो वो मैं आपको आज दिखाऊँगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और आप खुश हो जाएँगे। ठीक है, इकोसिस्टम हम रफली ठीक है, कंप्लीट कर चुके हैं इकोसिस्टम। अब हम इकोलॉजी कर रहे हैं। आज हम इकोलॉजी को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, पूरी इकोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। इकोसिस्टम और इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद फिर कल से ठीक है, जिस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो चैप्टर्स यही होंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी, लेकिन उसमें हम वायूम पढ़ेंगे, उसमें हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे और इकोसिस्टम की बहुत सारी अवधारणाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल से। बात समझ में आ रही है? तो अभी तो आप ये मान के चलिए एक तरह का डेमो था कि सरल-सरल चीज़ें थी, ठीक है? और वो इसलिए कि अगर मैं एक ही रिदम में आपको लेकर चलता, ठीक है? और शुरुआत में ही कठिन चीज़ें करा देता, तो आप सबसे ज़्यादा मेरी बुराई कर रहे होते टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है? कि भाई इस मास्टर का कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि गलती मास्टर की नहीं गलती विषय की है। ठीक है? ये विषय ही ऐसा है। तो इसलिए जब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपने नए फिनोमेना को, ठीक है? अपने एक नए टॉपिक को जो पुराने ही टॉपिक से संबंधित होंगे बस, ठीक है? उनमें थोड़ी-सी कठिनता बढ़ती चली जाएगी। है ना जी? और आज हम पीवाईक्यूज़ लेकर आए हैं। तो चलिए सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी। एक आपका कंसर्न है जी, एक आपका कंसर्न है और वो कंसर्न ये है कि सर नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। नोट्स कैसे बनाएँ, है ना? तो चलिए, अभी तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, ये ध्यान रखना, देखिए मैं सैटरडे और संडे 2 दिन बैठूँगा मैं, ठीक है ना? हालाँकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो एक बच्चा है जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? तो मैं सैटरडे, संडे बैठूँगा, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, उसका मैं हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूँगा, ठीक है ना? संडे या मंडे तक।
जितना भी अभी तक पढ़ाया उसका आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। मतलब जो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं वो आपको डिटेल में मिल जाएंगी लिखी हुई। ठीक है, क्लियर है? तो अभी तक, अब हम आगे जब चलेंगे तो आगे फिर हर एक चीज को हम डिटेल में लिखवाते हुए भी चलेंगे, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग वैसा पढ़ के नहीं आए, तो मैंने देखा है कि नोट्स बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपको। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि एक मैराथन हम जल्दी लें, कि जितना भी हमने अभी तक कंप्लीट पढ़ा दिया तो उसको एक मैराथन के थ्रू हम कवर कर दें विद पीवाईक्यूज। ठीक है, तो हम पारिस्थितिकी पर हैं, और पारिस्थितिकी में और एक और बात मैं बता दूं, केवल आज ही का ये लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम पीपीटी का यूज करेंगे, पीडीएफ का यूज करेंगे केवल आज ही के इस लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, नहीं डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है, तो मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं पूछी जाएंगी। अगर ये पूछ ली जाती हैं तो आपके पास इनका एक प्रॉपर क्लास होना चाहिए। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इसलिए केवल हम ये नहीं कि हम सैद्धांतिक बात करें, केवल हम सिलेबस पर ही बात करें, तो हमारी बातें केवल सैद्धांतिक नहीं होंगी, व्यवहारिक भी होंगी। जो चीज़ नहीं है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। भाई एक गिलास और रख देना बस, हाँ गरम, बस मैं 2 ही गिलास पानी पीऊंगा। ठीक है, आइए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में आज हम 3 चीजें देखेंगे। ठीक है, ये ब्लैक इसलिए है मेरे प्यारे बच्चे कि आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि आंखों में हमारी चुभता है, और मैं कल से, ठीक है, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड का यूज करूंगा, क्योंकि मेरी भी आंखों में दर्द हो जाता है। बात समझिए, तो मेरी क्लास में एप्लीकेशन में ब्लैक बैकग्राउंड रहेगा, अगर यूट्यूब पर क्लास लूंगा तो फिर मजबूरी है कि व्हाइट बैकग्राउंड रखूंगा। क्लियर है? ये 2 से 3 चीजें मैंने शुरुआत में स्पष्ट कर दी। आइए अब क्लास की ओर चलते हैं। सबसे पहली बात है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है बेटा आवास, ठीक है, आपका घर, वो हैबिटेट है। दूसरा होता है टेरिटरी, टेरिटरी मतलब आपकी कॉलोनी, ठीक है ना। और तीसरा होता है होम रेंज, होम रेंज का मतलब होता है कि आपका शहर। ठीक है, तो ये 3 टर्म होते हैं, ये तीनों टर्म आपके सिलेबस में नहीं है कहीं पर भी, लेकिन ये फिर भी यहां से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है कि साहब होम रेंज, ठीक है, दूसरा टेरिटरी, और तीसरा आपका, ठीक है, हैबिटेट। इनमें अंतर क्या होता है, तो हैबिटेट, टेरिटरी और होम रेंज में क्या डिफरेंसेस है, तो आप ये समझो। ठीक है, बहुत अच्छा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा और आपकी बहुत अच्छे से ये बात समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, आपने, ठीक है, कई बार ऐसा देखा होगा कि एक पर्टिकुलर कुत्ता है, ठीक है, जो आपको शर्मा जी या वर्मा जी मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष के घर के आसपास ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, वो आपके कॉलोनी का, देखिए, एक आवारा कुत्ता है, पेट नहीं है वो आवारा कुत्ता है। लेकिन वो आवारा कुत्ता आपको, ठीक है, शर्मा जी वर्मा जी मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के घर के आसपास ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आप, ठीक है, उसको 24 घंटे में उसका मैक्सिमम टाइम जो है वो वहीं पर बीतता होगा, आपने देखा होगा आमतौर पर। और पता नहीं उस कुत्ते को आपसे क्या दुश्मनी है कि जब वो आपको देखता है तो वो भौंकने लगता है ना। तो आपको थोड़ा सा डर भी लगता है, तो जब भी आप कभी जो है ना अपने घर जाते हैं और उनके घर के सामने से जहां पर वह कुत्ता है, तो आप थोड़ा सा जो है सचेत होकर चलते हैं, है ना, थोड़ा सा सावधान होकर चलते हैं कि वो आपको देखकर भौंकता है। क्लियर है? तो वो एक्चुअली उसका हैबिटेट है, वो आवास है उसका, जहां पर उसको जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां मिली हुई हैं, वो उसका हैबिटेट आवास है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो शर्मा जी या वर्मा जी की जो वाइफ होंगी वो उसको रोटी डाल देती होंगी, ब्रेड डाल देती होंगी, ठीक है, थोड़ा कुछ और डाल देती होंगी, तो उसे पता चल गया कि भाई ये घर मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैं यहीं पर आसपास रहूंगा। अब चूंकि बदले में मुझको फूड दे रहे हैं तो मेरा भी कुछ फर्ज है, मैं इनके घर की रखवाली करूंगा। क्लियर है? ये है। लेकिन एक मैटिंग पीरियड आता है, ठीक है, कुत्ते की कुछ फिजिकल नीड होती है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, प्रकृति ने उसको केवल खाने के लिए ही नहीं चुना है, ठीक है, बल्कि अपनी संतति को आगे बढ़ाना भी उसका काम होता है ना। वह आगे, ठीक है, अपनी जनरेशन को बढ़ाए और कुत्ता और कुतियों को वो पैदा करे। तो एक मैटिंग पीरियड, तो मैटिंग पीरियड में वो अपने जीवन साथी की तलाश करता है, एक कुतिया की तलाश करेगा वो, कि उसे कहीं मिल जाए। क्लियर है ना? तो मैटिंग पीरियड में जब वो अपनी कुतिया की तलाश करता है तो वो अधिकतम टेरिटरी तक ही तलाश करेगा, जो उसकी टेरिटरी कॉलोनी है, वो कॉलोनी में देख लेगा कोई, ठीक है ना, और वहां पर वो उसके साथ मैटिंग करेगा। देखो ये समझाने के लिए मैं, ठीक है, ये आपको बता रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम से मैं इसको जोड़ रहा हूं, तो इसलिए कई बार समझाते हुए ये विषय ऐसा हो जाता है कि आप फिर ये ना समझें कि ये, ठीक है, इस विषय की प्रकृति ऐसी है, ठीक है, क्योंकि वो है।
ठीक है, और हंसी मजाक में पढ़ लिया जाए तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो मैटिंग के लिए तो उसे वो उसकी जो वो मैक्सिमम उसे कॉलोनी तक जाएगा। अगर कॉलोनी में मिल जाता है तो ठीक है, ओके। तो वो क्या है, वो इसकी टेरिटरी है। लेकिन टेरिटरी का वो सीमांकन करता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ठीक है, जगह जगह पर आप किसी कुत्ते को गौर से देखना, जगह जगह पर, ठीक है, वो यूरिन करता चला जाता है। एक जगह पर कर ली, फिर थोड़ी सी जगह पर जाके कर दी, फिर ठीक है, तुम भी सोचते हो यार अभी तो इसने यूरिन करी थी। ठीक है, अब ये क्यों बार 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 बार, क्योंकि वो अपनी टेरिटरी का सीमांकन कर रहा है। वो बता रहा है मेरे भाई कि ये मेरी टेरिटरी है, इसमें कोई दूसरा ना आ पाए। वो इस बात का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, अगर मान के चलिए किसी दिन, ठीक है, शर्मा जी की वाइफ जो जिस घर से उसको खाना मिलता था वो बाहर चली गई 2-3 दिन के लिए। ठीक है, तो वो अपनी कॉलोनी के और घरों में जाएगा, वो ये दिखाएगा कि मैं आपका भी वफादार हूं, मुझे आप खाना दे दीजिए। ठीक है, मैं उस घर को छोड़कर आपके घर की वफादारी करने लगूंगा। बात समझ पा रही है? क्लियर है? तो मैं आपके घर की वफादारी करने लगूंगा। तो वो क्या हो गया, वो टेरिटरी हो गई। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने देखा हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है वह स्थान जहां पर जीव अपनी दैनिक क्रियाएं करता है और सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है, वो हैबिटेट होता है। तो वह स्थान, अ प्लेस, ठीक है, वेयर अ ऑर्गेनिज्म स्पेंड अ मैक्सिमम टाइम ऑफ हिज होल लाइफ। ठीक है, अपने संपूर्ण जीवन का सर्वाधिक समय, ठीक है, एक जीव जहां पर व्यतीत करता है उसको हैबिटेट कहते हैं, उसको आवास कहते हैं। क्लियर है? ये आवास हो गया। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब ये होता है कि टेरिटरी का सीमांकन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, टेरिटरी का सीमांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि वह जीव एक प्रजनन समूह का निर्माण कर सके, ठीक है, भोजन की प्राप्ति के लिए। देखिए, तो वो टेरिटरी होती है। टेरिटरी का मतलब होता है कॉलोनी। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि टेरिटरी मीन्स एक कॉलोनी, कि जहां पर वह प्रजनन समूह का निर्माण कर सके भोजन की प्राप्ति के लिए, तो इसलिए उसको सीमांकित कर देता है, उसको आप टेरिटरी कहते हैं। ठीक है, अब होम रेंज, तीसरा टर्म आता है होम रेंज। होम रेंज का मतलब है जहां तक वह अधिकतम जा सकता है, मैक्सिमम जहां तक वह जा सकता है, उससे आगे वह नहीं जाएगा। कई बार आपने एक बात गौर की होगी, आपने देखा होगा कि किसी, ठीक है ना, किसी दूसरे मोहल्ले का कुत्ता, ठीक है, अगर आपकी कॉलोनी में आ जाता है तो आपकी कॉलोनी के जो कुत्ते होते हैं उस पर भौंकने लगते हैं। क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि वो अपनी होम रेंज को छोड़कर दूसरों की होम रेंज में आ गया है। और जब दूसरों की होम रेंज में आ गया है तो वो वहां पर सरवाइव नहीं करने देंगे उसको, क्योंकि उसको पता है कि भाई हमारा फूड सोर्स और हमारे मैटिंग जो साथी है वो लिमिटेड है। तू आके और खाम का कंपटीशन बढ़ाएगा, क्योंकि भोजन, हमारा फूड और हमारा जो लैंगिक साथी है, ठीक है, वो निर्धारित है, हमने पहले से ही फिक्स कर रखे हैं। अब तू भी आ गया तो तू भी इसके लिए फाइट करेगा, तू कंपटीशन को बढ़ाएगा। तो इसलिए वो सब लोग यूनिटी में, वैसे आपस में लड़ते रहेंगे लेकिन वैसे वो यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होकर उस पर भौंकते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो होम रेंज मीन्स अधिकतम जहां तक जाया जा सकता है। ठीक है, किस किस के लिए? भोजन के लिए, फूड के लिए, फूड के लिए, जीवन साथी के लिए। जीवन साथी बेटा इनमें कोई विवाह तो होता नहीं है, तो आप कहेंगे मैटिंग पार्टनर के लिए, मैटिंग पार्टनर के लिए, ठीक है, जीवन साथी के लिए, और अपने आवास के लिए। ठीक है, अपने आवास के लिए। अब मान के चलिए कि किसी दिन ऐसा हो गया कि शर्मा जी की वाइफ को बहुत गुस्सा आया। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और उन्होंने कैसे गुस्सा आया कि शर्मा जी की वाइफ का भाई आया हुआ था और उसने भाई को काट लिया उस कुत्ते ने। शर्मा जी की वाइफ बोली, अच्छा हमारी बिल्ली हम ही से में आऊं, मेरी भाई को काटता है। उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने लिया एक डंडा और उसे वहां से भगा दिया। अब उसे एक बात पता चल गई कि हाँ भाई मैंने इनका बड़ा दिल दुखाया है, कोई बहुत बड़ा नुकसान किया, अब वो यहाँ नहीं रहने देंगे मुझे, तो मुझे अपना कहीं और ठौर ठिकाना ढूंढना है। तो मुझे कहीं और ठिकाना अपना ढूंढना है। तो उस ठिकाने को ढूंढने के लिए जहां तक वो मैक्सिमम जा सकता है, उस ठिकाने को ढूंढने के लिए जहां तक वो मैक्सिमम जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे होम रेंज। ठीक है, होम रेंज, कि वही यहां नहीं तो कहीं और मैं अपना ठिकाना बनाऊंगा, तो वो होम रेंज में जा सकता है मैक्सिमम, वो होम रेंज से बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा होम रेंज से बाहर। क्लियर है? तो यहां पर मैंने एक बात यहां पर समझाई है, आप देखेंगे ये जो सबसे अंदर वाला सर्कल आप देख रहे हैं, डेट इज हैबिटेट, ये आवास है। ये आवास
आवास का मतलब क्या होता है? जहां पर एक जीव अपना सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता है, जहां पर वो अपनी पूरी दैनिक क्रियाएं करता है। देखिए 24 घंटे में से सबसे ज्यादा अगर वो जहां पर पाया जाएगा वो हैबिटेट आवास है। जैसे आपका घर, अब तो खैर आप सर्वाधिक समय लाइब्रेरी में बिताते होंगे, लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो सबसे ज्यादा समय आप बिताएंगे अपने, देखिए, आवास में, वो आपका हैबिटेट है। दूसरा है टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है, ये ध्यान रखना है, कि जहां पर वह अपने लैंगिक साथी के लिए या फिर फूड के लिए जाता है, ठीक है, मतलब रेगुलर जाता है, ठीक है। टेरिटरी मीन्स ये रेगुलर है, टेरिटरी मीन्स ये रेगुलर है, ठीक है। एक तो वह फूड के लिए जाएगा, ठीक है, दूसरा वह अपने मैटिंग पार्टनर के लिए जाएगा, मैटिंग पार्टनर, और इतना ही नहीं, ठीक है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ अगर किसी भी तरह की गप मारनी होगी, ठीक है, तो वह वहां तक जाएगा, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, ठीक है, सॉरी, मतलब वो, ठीक है, एवरेज, ठीक है, रेगुलर, तो वो फूड और मैटिंग पार्टनर के लिए रेगुलर, ठीक है, अपनी टेरिटरी में ही घूमेगा, टेरिटरी में ही। अगर, ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, इन जनरल लाइफ, कि उसे अपनी टेरिटरी में ही फूड और मैटिंग पार्टनर मिल जाता है, उसे अपनी टेरिटरी में ही फूड और मैटिंग पार्टनर मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई उसने बहुत ढूंढा, लेकिन अपनी टेरिटरी में उसे फूड और मैटिंग पार्टनर नहीं मिला, ऐसा कई बार होता है, बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो फिर जहां तक वो मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, फिर उससे आगे नहीं जाएगा चाहे वो मर जाए। जहां तक वो मैक्सिमम जा सकता है तो उसको होम रेंज कहते हैं। बस भाई अधिकतम क्षेत्र जहां पर जीव जा सकता है, डेट इज कॉल्ड द होम रेंज, उसको होम रेंज कहेंगे, वो अधिकतम क्षेत्र जहां तक जीव जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, टेरिटरी कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब दो जीवों की एक टेरिटरी नहीं हो सकती, ओवरलैप नहीं हो सकती टेरिटरी। आ रही है मेरी बात समझ में? टेरिटरी ओवरलैप नहीं हो सकती, दो जीवों की एक टेरिटरी नहीं हो सकती। होम रेंज हो सकती है, दो से अधिक जीवों की एक होम रेंज हो सकती है, टेरिटरी नहीं। तभी वो यूरिन करता फिरता है, वो ये दिखाना चाहता है कि भाई सब लोग इस बात को समझ जाओ कि ये मेरी टेरिटरी है, और इस मेरे इलाके में मैं तुमको आने नहीं दूंगा, मेरे इस इलाके में मैं तुमको आने नहीं दूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में आपको? देखिए एक बार प्लीज आप लोग थम्स अप करके मुझे बताओ। हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हम ऐसा बोल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, कि हैबिटेट, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, हैबिटेट, हैबिटेट से बड़ा टेरिटरी, टेरिटरी, और टेरिटरी से बड़ा होम रेंज, होम रेंज। प्लीज एक बार मुझे आप सभी के थम्स अप मिल जाए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी, एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और इसलिए बार बार मैंने, ठीक है ना, आपको ये बताया कि किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू ना रहे मेरे भाई। ठीक है सर। ओवरलैप, रुद्र पूछ रहा ओवरलैप, नहीं, ये सभी के लिए है अजय निशात, ये कुत्तों के लिए नहीं है। जब एग्जाम्पल दिया जाता है तो वो किसी एक ऑर्गेनिज्म, वो किसी एक जीव के लिए दिया जाएगा, जी, वो किसी एक जीव के लिए दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये है, ठीक है, सभी के लिए। अब जैसे ये हैबिटेट हो गया, ऐसे मैं ऐसे कर देता हूं, ये जो आप सबसे अंदर वाला देख रहे हो ये हैबिटेट है, समझ में आ गया आपको? ये हैबिटेट है, हैबिटेट है।
ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी टेरिटरी है, ये टेरिटरी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये होम रेंज है, होम रेंज है। देखिए एक बार अगर मैं रफली आपको बता दूं, और मैंने आपसे प्रॉमिस कर ही दिया है कि हैंड रिटन नोट्स मैं आपको ठीक है दिलवा दूंगा। देखिए अभी तक के सारे, अगर आपको नोट्स बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रही होगी तो यह है। ठीक है, हैबिटेट एक जीव जहां पर अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है, स्पेंडिंग मोर टाइम्स ऑफ, ठीक है ना, ऑफ, ठीक है, हिज लाइफ। तो जहां पर सर्वाधिक समय व्यतीत करता है, एक जीव जहां पर अपने जीवन का सर्वाधिक समय व्यतीत करता है, सर्वाधिक समय व्यतीत करता है, सर्वाधिक समय व्यतीत करता है। जैसे आपका घर, ठीक है, आप भी तो बोलते हो, ठीक है, कि मेरा घर है। क्यों? क्योंकि आप वहां पर नहाते हो, आप वहां पर खाते हो, आप वहां पर पीते हो, आप वहां पर सोते हो। बात समझ में आ रही है? तो वो हैबिटेट है। ठीक है, अब टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना। टेरिटरी मतलब इसका सीमांकन किया जाता है हमेशा, हर एक जीव बच्चे इसका सीमांकन करता है। सीमांकन का मतलब होता है वो बाउंड्री बनाता है, उसका निर्धारण करता है। अरे एक जीव इसका निर्धारण करता है, इसका सीमांकन करता है। और ये समझ में, टेरिटरी कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकती, दो जीवों की टेरिटरी कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकती, कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकती। ओवरलैप मीन्स हिंदी में अति व्यापित, ओवरलैप मतलब दो जीवों की एक नहीं हो सकती, तो इसलिए कभी भी ओवरलैप नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। और तीसरा, देखिए टेरिटरी का मतलब है कि वह अपने मैटिंग पार्टनर के लिए, वह अपने जीवन साथी के लिए, और वह अपने फूड के लिए, फूड के लिए जहां पर रेगुलरली जाता है, रेगुलरली जाता है, रेगुलरली जाता है। क्लियर है? तो वह अपने जीवन साथी और फूड के लिए, ठीक है, उस स्थान विशेष पर रेगुलरली जाता है, वहां पर वो जाता है उसके लिए, क्या ठीक है मुझे यहां पर मिल जाए। अब हम आते हैं होम रेंज पर, ठीक है, इसे समझते हैं। जी, जी। अब हम आते हैं होम रेंज पर। होम रेंज क्या है मेरे भाई? होम रेंज का मतलब है कि अधिकतम जहां पर कोई भी जीव जा सकता है, अधिकतम, अधिकतम जहां पर जा सकता है, अधिकतम जहां पर जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और होम रेंज क्या हो सकती है? ओवरलैप हो सकती है, दो या दो से अधिक जीवों की एक होम रेंज हो सकती है। तो इसलिए मैंने बोला आपका घर हैबिटेट है, आपकी जो कॉलोनी है वो टेरिटरी है, आपकी कॉलोनी। ठीक है, आप बाहरी व्यक्ति को अपनी कॉलोनी में घुसने नहीं दोगे। ठीक है, आपकी कॉलोनी में केवल आपका, ठीक है, जिसका वहां पर घर है वही आ सकता है, उस कॉलोनी का रेजिडेंशियल आ सकता है। इसलिए कॉलोनी के बाहर गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड्स देखते हैं कि आप यहीं के हो तो ठीक है जाइए, अगर आप यहाँ के नहीं हो तो फिर वो आपको अंदर नहीं जाने देगा। और होम रेंज का मतलब होता है, ठीक है, आपका शहर, वो होम रेंज है। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इकेट्स या इकोफिन्स, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये सिलेबस में नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो चीज मैं यहाँ पर पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, ये वो है जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 1% भी चांस हुआ तो वो आपके तैयार होने चाहिए। रंजना जी कह रही हैं ओवरलैप। आप रंजना इतनी अंग्रेजी नहीं जानती बच्चे। ओवरलैप का मतलब होता है, देखिए एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस तरह से आप समझ रहे हैं ना। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि क्या आप अपने घर में किसी और दूसरे को घुसने दोगे? क्या आप अपना सामान किसी दूसरे को यूज करने दोगे? आपके घर में जितने भी सामान है, देखिए इंक्लूडिंग योर पार्टनर, देखिए जो आपका जीवन साथी है, क्या कोई कल को आ जाए आप उसे यूज करने दोगे कि हाँ भाई आप यूज कर लो? आप मना कर दोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो एक जीव की एक ही टेरिटरी होगी, देखिए किसी दूसरे की नहीं हो सकती वो टेरिटरी। एक जीव की एक ही टेरिटरी होगी, किसी दूसरे की नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड द ओवरलैप। ठीक है, आ गया अब तो समझ में? ये बात आ गई समझ में? अब मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू होगा। आइए अब हम चलते हैं इकेट्स या इकोफिन्स। इकेट्स या इकोफिन्स का मतलब क्या होता है कि देखिए
एक समान प्रजाति के दो जीव हैं, ठीक है, सेम स्पीसीज, समान प्रजाति है, एक समान प्रजाति के दो जीव हैं, एक वातावरण ए में रहता है, दूसरा वातावरण बी में रहता है, एक समान प्रजाति के हैं, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने लिखा है कि समान प्रजाति के हैं, समान प्रजाति के जीव हैं, एक वातावरण ए में रह रहा है, दूसरा वातावरण बी में रह रहा है। बात समझ पा रही है? दोनों ही जीव चूंकि समान प्रजाति के हैं, तो समान प्रजाति के जीवों का मतलब क्या होता है कि एक समान प्रजाति के जीव संरचना और व्यवहार में समान होंगे, स्ट्रक्चर और बिहेवियर में बिल्कुल सेम होंगे, संरचना और व्यवहार में समान होंगे, समान प्रजाति के, ठीक है, संरचना और व्यवहार में समान होंगे क्योंकि समान प्रजाति के हैं। और दूसरा, ठीक है, समान प्रजाति के जीव है तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, उनकी जो आनुवंशिक संरचना है, उनकी आनुवंशिक संरचना भी समान होगी, उनकी आनुवंशिक संरचना भी समान होगी। तो संरचना और व्यवहार भी समान होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल भी समान होगा, लेकिन अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उनकी बाहरी त्वचा अलग अलग है। अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं ना, तो अलग अलग वातावरण में रहने के कारण उनकी जो बाहरी संरचना है उसमें भिन्नता है, वो अलग अलग है। लेकिन अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाए, मान के चलिए कि मिल जाए, देखिए, तो आप ये मान के चलिए कि बेटा अगर वो मिल जाते हैं तो वो अंतर प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं, वो अंतर प्रजनन करेंगे और अंतर प्रजनन करने के बाद आगे संततियां भी बनेंगी। वो अंतर प्रजनन करेंगे और अंतर प्रजनन करने के बाद आगे संततियां, मतलब आगे उनकी जनरेशंस भी बढ़ेंगी। जैसे मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि क्रिस्केल, देखिए क्रिस्केल, देखिए जिस एटमॉस्फेरिक क्रिस्केल जिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आते हैं, देखिए जिस क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन से आते हैं, देखिए वहां पर लोगों की त्वचा का रंग काला होता है। बात समझ में आ रही है? वो है होमोसेपियन, लेकिन उनकी त्वचा का रंग कैसा है? काला है, क्योंकि वह जिस जलवायविक विविधता या विशेषता वाली स्थिति से आ रहे हैं, वहां पर सभी लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वहां की जलवायु की विशेषता है। दूसरा, एक ऐसी कोई लड़की, ठीक है ना, जैसे कि आप मान लीजिए एंजेलिना जोली, ठीक है, मेरी बहुत फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेसेस है एंजेलिना जोली, तो आप एंजेलिना जोली को ले लीजिए, ठीक है, वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन से आती है जहां पर लोगों की त्वचा का रंग गोरा होता है, ये समझना। तो जहां पर लोगों की त्वचा का रंग गोरा होता है वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन से आती हैं। तो दोनों अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, तो बाहरी संरचना अलग अलग है दोनों की, ठीक है, एक आपको गोरी दिखाई देती है, एक आपको काली दिखाई देती है बाहरी संरचना में। लेकिन अगर दोनों कभी एक दूसरे से मिल जाए, दोनों में प्रेम हो जाए और वो फिर शादी करने के बाद वो चाहें कि हम अपनी संतति को आगे बढ़ाएं, तो भाई वो बढ़ा सकते हैं, वो अपनी संतति को आगे बढ़ा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आनुवंशिक संरचना समान है, ठीक है, आनुवंशिक संरचना समान है, लेकिन बाहरी संरचना में विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, इसलिए बाहरी संरचना अलग अलग है, क्योंकि डिफरेंट एटमोस्फियर में रहते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन में रह रहे हैं, इसलिए। ठीक है, अगर मान के चलिए कि दोनों मिल जाते हैं तो अंतर प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भौगोलिक दूरी है, तो इसलिए भौगोलिक दूरी के कारण केवल संभव नहीं है, केवल भौगोलिक दूरी के कारण संभव नहीं है। अब क्रिस गोल और एंजेलिना जोली तो अंतर प्रजनन कर लेंगे आपस में एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि दोनों फ्लाइट लेके, बस लेके, ट्रेन लेके आ सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है बिल्कुल किसी भी तरह का। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या होती है? दिक्कत वहां पर होती है ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में। अगर मान के चलिए दो जीव हैं जिनकी बाहरी संरचना अलग अलग है ना, ये बात समझना, लेकिन है समान प्रजाति के, अब वो मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिल पाएंगे? तो रीजन ये है कि भाई उनके लिए थोड़ी ना कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम, उनके लिए थोड़ी ना बसेस और ट्रेन चलनी। तो एंजेलिना जोली और क्रिस गेल तो मिल गए और दोनों आपस में मेटिंग कर लेंगे, लेकिन यहां पर जीवों के संदर्भ में थोड़ी ना ऐसा होगा, तो जीवों के संदर्भ में ऐसा नहीं हो पाएगा। अंतर प्रजनन कर सकते हैं परंतु भौगोलिक दूरी के कारण ये संभव नहीं होता, तो उनको इकेट्स या इकोफिन्स। तो आपसे पूछा जाए कि इकेट्स या इकोफिन्स क्या है, तो आप कहेंगे इकेट्स या इकोफिन्स का मतलब होता है दो समान प्रजाति के जीव लेकिन जिनकी बाहरी संरचना अलग अलग है। दो समान प्रजाति के, एक ही प्रजाति की जीव है, बाहरी संरचना अलग अलग है, भौगोलिक दूरी के कारण अंतर प्रजनन हो नहीं पाता, वैसे कर सकते हैं, अगर मिला लिए तो कर देंगे। इकेट्स या इकोफिन्स, तो एक बार मुझे थम्स अप करके आप बताओ, इकेट्स, इकेट्स और इकोफिन्स, सर उनके बच्चे कैसे होंगे? ये सही था गुरु। तो बच्चे काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं। चलो,
एग्जाम्पल ऑफ इकेट्स या इकोफिन्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, देर इज, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाते इकेट्स या इकोफिन्स के, केवल यहाँ पर टर्म पूछे जाते हैं, इकेट्स या इकोफिन्स। और इनको हिंदी और अंग्रेजी में इकेट्स या इकोफिन्स ही कहते हैं, देवनागरी में वो लिख देगा। यस, ठीक है। जैसे कि आपका स्नो वियर एंड वियर, ठीक है ना, जो बर्फीला भालू होता है और जो एक सामान्य भालू होता है, अलग अलग वातावरण में रहने के कारण अलग अलग उनकी बाहरी संरचना है। जैसे एक पर्वत में रहने वाला खरगोश होता है, आप देखेंगे उसके बाल बहुत अधिक होते हैं, देखिए, और जो मैदानों में रहने वाला खरगोश होता है उसके पास इतने बाल नहीं होते, ठीक है। आइए नेक्स्ट, आगे हम बात करेंगे ईकेट्स में जो पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं वो बाहरी कारकों पर निर्भर करती है, ना कि आनुवंशिक कारकों पर। भाई बाहरी कारकों पर, क्योंकि अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, अलग अलग वातावरण में रह रहे हैं, तो ईकेट्स में पाई जाने वाली जितनी भी विभिन्नताएं हैं वो बाहरी कारकों पर निर्भर है, आनुवंशिक कारकों पर निर्भर नहीं करती। अब इसके बाद इको टाइप्स, देखिए ईकेट्स से इकोफिन्स देख लिए, अब इको टाइप्स हमें समझना है, फिर बायो टाइप्स भी हमें समझना है। देखिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इको टाइप्स। इको टाइप्स क्या होता है? दो लोकल पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन का मतलब होता है उस स्थान विशेष की पॉपुलेशन है, दो लोकल पॉपुलेशन है, दो लोकल पॉपुलेशन मतलब उसी स्थान विशेष की जनसंख्या है, उनको समान वातावरण में रखा जाए फिर भी वो भिन्न भिन्न रहेंगे, उनको इको टाइप्स कहेंगे। जैसे क्रिस गेल और एंजेलिना जॉली, ठीक है, दोनों विवाह कर लेते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अमेरिका में ही रहेंगे। बात समझ में आ रही है? अमेरिका में रहेंगे। क्रिस गेल ने कह दिया कि ठीक है भाई अमेरिका में रहेंगे, क्योंकि ठीक है अमेरिका में ज्यादा रिसोर्सेज है, ज्यादा संसाधन है, तो उसने बात मान ली कि ठीक है आप कह रही हो तो हम बिल्कुल। अब क्रिस गेल पूरी जिंदगी अमेरिका में रह ले, वो भाई साहब गोरा नहीं हो सकता, वो काला का काला ही रहेगा। तो इसको इको टाइप्स कहते हैं। इको टाइप्स का मतलब है कि वो उस, देखिए इको टाइप्स मीन्स, देखिए उस स्थान विशेष की इकोलॉजी के टाइप में है, वो इको टाइप उस स्थान विशेष की इकोलॉजी के टाइप में है, मीन्स देखिए वो उस स्थान विशेष की इकोलॉजी के तहत बना हुआ है, तो चाहे अब आप उसे कहीं की भी इकोलॉजी में रख दो, ठीक है, उसकी बाहरी संरचना सेम रहेगी, देखिए जैसा वो था वैसा ही रहेगा। मेरी बात आ रही समझ में? जैसा वो था वैसे। एंजेलिना जॉली को आप बेशक नाइजीरिया भेज दो, वो गोरी है, गोरी रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको इको टाइप्स कहेंगे। ये दो लोकल पॉपुलेशंस मींस अपने अपने स्थान की, एक है वेस्ट इंडीज की और एक है अमेरिका की, तो दो लोकल पॉपुलेशंस, एक वेस्ट इंडीज एक अमेरिका। आप दोनों को कहीं पे भी रख दो, एंजेलिना को वेस्ट इंडीज में रख दो वो गोरी रहेगी, उसको तुम अमेरिका में रख दो क्रिस गिल को, वो काला ही रहेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? उस टर्म को एक्चुअली हम इको टाइप्स कहेंगे, उस टर्म्स को हम क्या कहेंगे? इको टाइप्स कहेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और यस तो प्लीज थम्स अप करो आप एक बार। आइए अब हम आगे चलेंगे बायोटाइप्स। देखिए बायोटाइप्स को हम समझेंगे कि व्हाट इज बायोटाइप्स, इसको हमें बहुत गंभीरता से समझना है जी। बायोटाइप्स, ठीक है। आइए ठीक है, तो इसलिए इसको रिवीजन करना, इकेट्स या इकोफिन्स क्या है मैंने बता दिया, ठीक है ना। इकेट्स है इकोफिन्स का मतलब है कि विभिन्न विभिन्न वातावरण में रहने के कारण बाहरी संरचना भिन्न भिन्न हो गई है समान प्रजाति के जीव, क्योंकि भौगोलिक दूरी है इसलिए अंतर प्रजनन संभव नहीं है, लेकिन अगर पास आ जाए तो अंतर प्रजनन हो सकता है। इकेट्स है इकोफिन्स। दूसरा मैंने आपको बताया इको टाइप। इको टाइप का मतलब है कि अलग अलग स्थान विशेष की प्रजातियां हैं, ठीक है, अलग अलग स्थान विशेष के जीव हैं समान प्रजाति के, लेकिन अलग अलग स्थान विशेष के, अलग अलग वातावरण के हैं। अगर आप उनको ठीक है एक ही वातावरण में रख दो फिर भी उनकी अब बाहरी संरचना बदलने वाली नहीं है, अब उनकी बाहरी संरचना वैसी ही रहेगी, अब उनकी बाहरी संरचना वैसी रहेगी। अब बायोटाइप, बायोटाइप कहता है कि समान वातावरण में रहने वाली समान जाति के जीव, ठीक है, लेकिन उनकी जो अंतर प्रजनन की क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है? उनकी बाहरी संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रजाति के, बायोटाइप्स कहेंगे एक ही प्रजाति के जीव है, एक ही प्रजाति के जीव है मेरे प्यारे बच्चे, और
एक समान वातावरण में भी रहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक समान प्रजाति है, एक समान वातावरण में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अंतर प्रजनन संभव नहीं है उनमें। बस वही, फिर भी उनमें अंतर प्रजनन संभव नहीं है। उनकी बाहरी संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बायोटाइप्स। बायोटाइप्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है, एक मेल है, समझना, एक ट्रांसजेंडर है। एक फीमेल है, एक ट्रांसजेंडर है। बात समझ में आ रही है? एक मेल, एक ट्रांसजेंडर, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर, वो बायोटाइप्स है। देखो कहेंगे, आप कहते हैं ना कि नहीं यार वो उनका बायोलॉजिकल टाइप है, आप उनकी हंसी मत उड़ाइए, ऐसे बोलते हैं कई लोग। क्या है कि ट्रांसजेंडर्स को देख के हंसते हैं, बहुत गलत है यार, ऐसे नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि वो वैसी बायोलॉजिकल टाइप के हैं, तो उनका बायोलॉजिकल टाइप अलग हो गया है। बात समझ में आ रही है? जब कभी भी जाइगोट बना होगा, तो जाइगोट के बनने में, ठीक है, उस समय जो क्रोमोसोम्स रहे होंगे, तो क्रोमोसोम्स की कोई एक संरचना बिगड़ गई होगी, ठीक है, उसमें कुछ अंतर आ गया होगा, तो ट्रांसजेंडर बन गए। और उसी में कुछ अंतर आने से कोई मेल बन जाता है, कोई फीमेल बन जा सकता है, और उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन होने से, विकृति आने से ट्रांसजेंडर बन सकता है। तो बायोलॉजिकल टाइप है, बायोलॉजिकल टाइप। एक मेल और ट्रांसजेंडर अंतर प्रजनन नहीं कर सकते। अंतर प्रजनन का मतलब होता है कि आगे संतति नहीं बना सकते, ठीक है, आगे संतति नहीं बना सकते, क्योंकि उनमें जननांगों का अभाव है, ठीक है, उनमें जननांगों का, तो उनकी जो सेक्स ऑर्गेन्स है, सेक्स ऑर्गेन्स का अभाव है, उनमें पूर्ण विकसित सेक्स ऑर्गेन्स नहीं पाए जाते ट्रांसजेंडर में, ठीक है। तो ऐसे एक मेल, एक ट्रांसजेंडर, एक फीमेल, एक ट्रांसजेंडर, दोनों आपस में एक दूसरे से अंतर प्रजनन नहीं कर सकते, क्योंकि बायोटाइप्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बायोटाइप्स हैं, ठीक, एक समान प्रजाति में रहते हैं, एक समान प्रजाति के हैं, समान वातावरण में रहते हैं, दोनों होमोसेपियंस है, समान वातावरण में रह रहे हैं, एक साथ भी रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर प्रजनन नहीं कर सकते, बायोलॉजिकल टाइप है। बाहरी संरचना कहाँ समान होती है मेरे प्यारे बच्चे? बाहरी संरचना समान होने का मतलब पता है क्या होता है? जैसे आपको पूरा नग्न कर दिया जाए, पूरा न्यूड कर दिया जाए, आपको एक बात समझना, अभी तो हम कपड़े पहने हुए हैं, तो ये हमारी बाहरी संरचना नहीं है। तो आप जब देखेंगे हमें, ठीक है, तो उंगलियां देखेंगे आप, ठीक है, हमारी नोज देखेंगे, ठीक है, और वहीं आपको हमारे सेक्सुअल ऑर्गेन्स भी दिखाई देंगे। क्लियर है? जैसे ये सब विजिबल है शरीर का ये पार्ट, तो वैसे ही सेक्स जो ऑर्गेन्स है वो भी विजिबल होंगे। तो जब आप देखेंगे तब बाहरी संरचना अलग अलग होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो इसको हम बायोटाइप्स कहेंगे। एक बार सब लोग थम्स अप करके मुझे बताओ कि बायोटाइप्स क्या है। समझ में आया? इको स्पीसीज। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे इको स्पीसीज पर। जी, ठीक है, ओके। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो अभी तक जो भी पढ़ा दिया, तो क्वेश्चंस भी उनमें देखेंगे। बिल्कुल। आइए, अब इको स्पीसीज, एक या एक से अधिक इको टाइप्स। देखिए, एक या एक से अधिक इको टाइप्स जो अंतर प्रजनन की क्षमता रखते हैं। एक या एक से अधिक इको टाइप्स, आप समझ गए इको टाइप्स कौन से हैं? आप समझ गए भाई इको टाइप्स कौन से हैं? जी हाँ, समझ में आ गया इको टाइप्स क्या होते हैं। हम अभी इको टाइप्स को पढ़कर आए हैं। तो एक या एक से अधिक इको टाइप्स जो अंतर प्रजनन की क्षमता रखते हैं, लेकिन भौगोलिक बाधाओं के कारण अंतर प्रजनन नहीं कर पाते, उनको इको स्पीसीज कहते हैं। बस, इको स्पीसीज बस इतना है, एक, ठीक है ना, या एक से अधिक इको टाइप्स जो अंतर प्रजनन की क्षमता रखते हैं लेकिन नहीं कर पाते। अब इकोटोन पढ़ेंगे, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है जब एक इकोसिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना, दूसरे इकोसिस्टम में बदलता है, या फिर आप ऐसे कह लो कि दो इकोसिस्टम के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, दो इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन फेस होता है, जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पर दोनों ही इकोसिस्टम की स्पीसीज पाई जाती हैं, दोनों ही इकोसिस्टम की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसको हम इकोटोन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है इकोटोन। इकोटोन, ठीक है, मतलब एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में बदल रहा है, तो एक बीच का ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दोनों ही इकोसिस्टम की प्रजातियां पाई जाती हैं, जहां पर दोनों ही इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों का कुछ कुछ हिस्सा देखने को मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। तो वो जो आपका ट्रांजिशन फेस होता है, वो जो आपका संक्रमण क्षेत्र होता है, जहां पर दोनों ही इकोसिस्टम की विशेषताएं पाई जाती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं।
उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। क्लियर है? ये बताइए समझ में? जी, मुझे बताओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब एक इकोसिस्टम किसी दूसरे इकोसिस्टम में बदलता है, ठीक है, या दो इकोसिस्टम के मध्य का एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र, तो ये संक्रमण क्षेत्र है, दो इकोसिस्टम के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। ये दो इकोसिस्टम के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर दोनों ही इकोसिस्टम की प्रजातियां पाई जाएंगी, तो इसको आप इकोटोन कहेंगे, इकोटोन कहेंगे। क्लियर है? यार बीच में मत आया करो, आप किसी भी क्लास में जब आओ तो बिल्कुल शुरुआत से आओ। मैंने बताया कि जब तक ये टॉपिक चलेगा यही पीडीएफ या पीपीटी से चलेगा, यही टॉपिक मैंने बताया था, आगे सारे लिख लिख कर चलेंगे। इसके पीछे का भी मैंने रीजन बताया, ये इसलिए क्योंकि तुम्हारे इनमें नोट्स नहीं बन पाते हैं अच्छे से, तो इसलिए मैं पीपीटी यहाँ पर यूज किया। ठीक है, एक बार प्लीज सब लोग थम्स अप करके मुझे बताओ, तभी मैं आगे चलूंगा। कि कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि व्हाट इज इकोटोन, तो आप कहेंगे कि साहब इकोटोन ये है कि एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है, देखिए एक ऐसा ट्रांजिशन फेस होता है जहां पर दोनों ही इकोसिस्टम के, देखिए दोनों ही इकोसिस्टम की स्पीसीज पाई जाती हैं, दोनों ही इकोसिस्टम के लक्षण पाए जाते हैं, उसको हम इकोटोन कहते हैं। एक बार बताएंगे सब लोग? देखिए यार एक बार तो सब लोगों का थम्स अप करना बनता है मेरे भाई। चलिए ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल, बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल इनके पूछे जाते हैं। अब यहां पर एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इकोटोन का। इकोटोन का सबसे पहला एग्जाम्पल होता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैनग्रोव फॉरेस्ट द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन, मैनग्रोव फॉरेस्ट। वहां पर मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों की आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों की आपको, ठीक है, सॉरी मैरीन और फ्रेश वाटर नहीं कहेंगे, मैरीन और लैंड, प्लस लैंड, आपको दोनों की स्पीसीज देखने को मिलेंगी, मैरीन और लैंड दोनों की स्पीसीज देखने को मिलती हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है सर? अरे भाई मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव वन होते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी प्रजातियों के वृक्ष होते हैं, मैंग्रोव वृक्ष, जो बेसिकली समुद्र और स्थल, ठीक है, दोनों की सम्मिलित जलवायु परिस्थितियों में ग्रो करते हैं। जैसे कि सुंदरी वृक्ष, जिस पर सुंदरवन डेल्टा वेस्ट है, सुंदरी वृक्ष कैजुरीना, ये मैंग्रोव वन के एग्जाम्पल है। मैंग्रोव वन का मतलब होता है कि ऐसे वन होते हैं, मैंग्रोव वन ऐसे वृक्ष होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो आपका समुद्र और स्थल, ठीक है, दोनों की जहां पर दोनों ही जगह आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, समुद्र और स्थल जहां पर एक दूसरे से मिल रहा होता है, समुद्र और स्थल दोनों आपस में एक दूसरे से मिल रहा होता है, तो वहां पर ये वनस्पति उगती है, वहां पर ये वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। ऐसे दूसरा एस्चुरी, एस्चुरी, एस्चुरी का मतलब होता है जहां पर सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, लेकिन जहां पर नदी का जल समुद्र से मिलता है वहां पर एस्चुरी बनती है, जहां पर नदी का जल समुद्र से मिलता है वहां पर एस्चुरी बनती है। तो आपने देखा होगा कि नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है ना, आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा और तापी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती। तो एस्चुरी मीन्स जहां पर सॉल्ट
वाटर और फ्रेश वाटर दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर एस्चुरी। ऐसे ही होता है एक मार्शलैंड। मार्शलैंड, मार्शलैंड का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जहां पर वाटर और लैंड, मतलब जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र, जिसको दलदली भूमि कहेंगे, मार्शलैंड, दलदली भूमि। तो ये तीन एग्जाम्पल है इकोटोन के। इकोटोन का मतलब होता है कि जहां पर दो इकोसिस्टम की सम्मिलित विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों ही इकोसिस्टम की सम्मिलित विशेषताएं पाई जाती हैं, तो उसको हम इकोटोन कहते हैं। भाई अभी तो इकोलॉजी स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी से तुम खत्म करने की बात करने लग गए, अभी ढंग से स्टार्ट नहीं हुई। एग्जाम में अगर अच्छे से, ठीक है, आपको करना है, बढ़िया करना है एग्जाम में, अगर आप चाहते हैं कि सारे प्रश्न आपसे बन जाए, धैर्य से चुपचाप आप पढ़ते रहो मेरे भाई। क्लियर है? इकोटोन, तो जब एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में बदलता है तो दोनों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, जिसमें हमेशा ही दोनों ही इकोसिस्टम की स्पीसीज पाई जाएंगी, तो उसे हम इकोटोन कहेंगे। ये तीन एग्जांपल इकोटोन के, मैंग्रोव, एस्चुरी और मार्शलैंड। क्लियर है? हाँ, ठीक है, इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट ही कहेंगे, इसको ज्वारनदमुख कहेंगे, इसको दलदली भूमि कहेंगे हिंदी में। ठीक है, आगे चलते हैं। निके, ठीक है, ये निके जो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर निके कब आएगा, आप निके कब पढ़ाएंगे? तो मैंने बोला था कि आप चिंता ना करो, निके भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? निके आ गया, ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि निके और हैबिटेट में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना निके? हाँ, निके, तो निके क्या होता है, निके को आपको समझना है। एक ऐसा छोटे से छोटा स्थान, एक ऐसे छोटे से छोटा स्थान जहां पर एक ही जाति के जीवों के जीवन यापन के लिए सभी आवश्यक परिस्थितियां मौजूद होती। एक ऐसे छोटे से छोटा स्थान, देखा, अ स्मॉलेस्ट प्लेस, ठीक है, अ स्मॉलेस्ट प्लेस वेयर ऑल द लिविंग कंडीशंस आर, ठीक है, फॉर्म्ड, ठीक है, वेयर अ, ठीक है, सेम स्पीसीज, ठीक है, कैन लिविंग। तो एक ऐसा छोटे से छोटा स्थान जहां पर एक ही प्रजाति के जीव, ठीक है, अपना संपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं, ठीक है, संपूर्ण जीवन यापन कर सकते हैं, उसको निके कहते हैं, निके कहते हैं। ठीक है, हैबिटेट इज नॉट नेचुरल, वट निके इज नेचुरल, दोनों में अंतर ये होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड निके? आप मुझसे पूछने लग जाए कि हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मैंने आपको बताया था, वो कुत्ते ने चुना था, बनाया था कि मुझे तो शर्मा जी के घर के आसपास ही रहना है। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। और हैबिटेट में जरूरी नहीं, ठीक ना, कि जीवन जीने की सभी परिस्थितियां उपलब्ध हो, सभी परिस्थितियां उपलब्ध हो, जीवन जीने की सभी परिस्थितियां उपलब्ध हो, जीवन यापन की लिविंग कंडीशन, ठीक है, ऑल द लिविंग कंडीशन व फॉर्म्ड, ठीक है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जीवन जीने की सभी परिस्थितियां उपलब्ध हो जीवन यापन की, ठीक है, तो ऐसा आवश्यक नहीं, सभी परिस्थितियां उपलब्ध हो ऐसा आवश्यक नहीं है हैबिटेट में। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हैबिटेट एक तो आर्टिफिशियल है, दूसरा क्या है, हैबिटेट हमने बनाया ना, घर हमने अपना बनाया। हैबिटेट आर्टिफिशियल है, जहां जीवन जीने की सभी परिस्थितियां उपलब्ध हो भी सकती हैं और नहीं भी। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि जीवन जीने की सभी परिस्थितियां उपलब्ध ही हो, देखिए ऐसा आवश्यक नहीं कि ये सभी परिस्थितियां उपलब्ध ही हो जीवन यापन की। ठीक है, अब यहां पर निके क्या होता है? तो निके वह छोटे से छोटा स्थान है, निके छोटे से छोटा स्थान है, निके, समझना है। लेकिन निके कौन सा छोटे से छोटा स्थान है? तो निके एक ऐसा छोटे से छोटा स्थान है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो कि नेचुरल है, और एक ही प्रजाति के जीवन जीने की सभी आवश्यक परिस्थितियां वहां पर मौजूद है, एक ही प्रजाति के जीवों के
जीवन यापन की जीवन यापन की सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध है। सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध है। ठीक है, एक ही प्रजाति के जीवों के यह जीवन यापन की सभी प्रजातियां उपलब्ध है। ठीक है, बताएंगे, समझ में आया? चलिए सर, प्लीज क्वेश्चंस, यस। ठीक है, अब ठीक है, जितने भी हमारा टाइम बचा हुआ है उसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं कि पहले कुछ 10 क्वेश्चंस लगभग देख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरओ के। ठीक है ना, और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आइए अब यहां पर देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए कि इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? इकोसिस्टम की संकल्पना को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय टांसले। टांसले, एजी टांसले, एजी टांसले। ठीक है, मैंने आपको बताया था एजी टांसले। लेकिन अब यहीं पर फादर ऑफ इकोसिस्टम इज हु? फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है भाई? तो आप कहेंगे फादर ऑफ इकोसिस्टम कहे जाते हैं ईपी ओडम। फादर ऑफ इकोसिस्टम ईपी ओडम कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम के विषय में गलत है? इकोसिस्टम में वायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों पाए जाते हैं। जी हाँ, इकोसिस्टम में वायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। देखिए, इकोसिस्टम की अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। जी हाँ, पढ़कर आए हैं, स्वयं की उत्पादकता होती है। इकोसिस्टम में जो प्राथमिक स्तर पर उत्पादकता होगी उसको सकल प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में लिख देता हूं, उसको सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, जीपीपी कहते हैं। ठीक है, जीपीपी का जो हिस्सा शोषण में खर्च कर दिया जाता है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर सेकेंडरी स्तर पर जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, और एक समुदाय के पास जो प्रोडक्टिविटी बचती है उसको हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी एनसीपी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो तुम लोग बुराई करते हो। एक सर है हमारे जो टीजीटी पीजीटी और नेट जीआरएफ वगैरह पढ़ाते हैं बायोलॉजी, वो कह रहे हैं सर आप कितना अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हो। तुम लोग ये कहते रहते हो कि बताओ समझ में नहीं आता। सर का नाम है राम सर। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात हमने पता कर ली। ठीक है भैया, चलो। तो बिल्कुल ठीक है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, बिल्कुल होती है अपनी स्वयं की उत्पादकता। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, देखिए प्राथमिक स्तर पर। फिर इसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, शोषण में जो खर्च होगी उसके बाद बचने के बाद। फिर द्वितीयक स्तर पर जो होती है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। उसके बाद एक समुदाय के पास जो बचती है वो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी होती है, एनसीपी होती है। क्लियर है? ये एक बंद तंत्र होता है, ये बात गलत है बच्चे। ये कभी भी बंद तंत्र नहीं हो सकता, ये हमेशा से एक, ठीक है, ओपन होता है। क्योंकि ओपन सिस्टम इसलिए है क्योंकि इसमें किसी भी क्षण हमेशा इनपुट और आउटपुट होता रहता है।
इसमें इनपुट और आउटपुट होता रहता है, प्रत्येक क्षण इनपुट और आउटपुट होता रहता है। तो ये कह देना, क्योंकि इसमें इनपुट और आउटपुट हमेशा होता रहता है, तो ये कह देना कि क्लोज सिस्टम होता है, ये बिल्कुल गलत है। ये हमेशा एक ओपन सिस्टम होता है और ये एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। जी हाँ, इट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज सिस्टम। दिस इज अगला, निम्नलिखित 4 घटकों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन है? अजैविक घटक है, उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर्स, ये जैविक घटक है। तो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर इकोसिस्टम बनता है, और जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर अगर इकोसिस्टम बनता है तो उसमें अजैविक पदार्थ है, उत्पादक है, उपभोक्ता और वियोजक। तो सी विल बी राइट आंसर। जी, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। ठीक है, कौन सा सही नहीं है, ये फिर से पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है कि इकोसिस्टम किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों, भौतिक पर्यावरणों को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है कि इकोसिस्टम किसी भी निश्चित स्थान, इकोसिस्टम इज अ प्लेस वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है, कंपोनेंट्स, ठीक है, वर, ठीक है ना, रिएक्शनेबल्स, दोनों आपस में एक दूसरे से किसी भी स्थान विशेष में क्रिया कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है, क्रिया कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम किसी भी निश्चित समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। यस, इट इज अ फंक्शनल यूनिट, इट इज अ फंक्शनल यूनिट। देखिए, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यस, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है, लेकिन ये एक बंद तंत्र होता है। नहीं यार, ठीक है, इट इज अ ओपन सिस्टम, ठीक है, इट इज अ ओपन सिस्टम। ये भाई बंद तंत्र नहीं होता, ये खुला सिस्टम होता है, एकदम खुला खेल फरुक्कावादी ओपन सिस्टम होता है। और लास्ट प्रश्न देखेंगे आज का कि जीव मंडल मीन्स, ठीक, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर इज अ ओपन सिस्टम। यस, बायोस्फीयर ओपन सिस्टम है। इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर, ये ओपन सिस्टम है। जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि यहां पर एक बायोस्फीयर में, ठीक है, प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, गलत है। ऑलवेज, ठीक है, यहां पर इनपुट होता रहेगा नए पदार्थों का, और जो पुराने पदार्थ है, ठीक है, वो बाहर निकलते रहेंगे ऑलवेज। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक बार होने के बाद फिर दोबारा नहीं होगा, नहीं, ये गलत है हमेशा। क्योंकि इकोसिस्टम या फिर आपका बायो या फिर आपका बायोस्फीयर, ये हमेशा एक ओपन सिस्टम होता है, ये हमेशा एक ओपन सिस्टम होता है, हमेशा एक ओपन सिस्टम होता है। तो ये गलत हो गया। तो आप कहेंगे ए सही है और आर गलत है, ए सही और आर गलत। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।